नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास कार्यक्रम में हमने पिछले एक साल में एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ी हुई सारी जो खबरें हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनको कंपाइल करने की कोशिश की है ताकि आने वाली जो पीटी की परीक्षा है उसमें आपको मदद मिल सके। ये एपिसोड्स सारे परीक्षाओं के लिए बराबर मदद करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो पीटी के एग्जाम पर है। ऐसा ही एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे आर्ट एंड कल्चर को लेकर, जो अगले 2-3 दिनों में उसके भी एपिसोड्स आने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इस प्रोग्राम में हम मान के चल रहे हैं कि ये रिवीजन कार्यक्रम है, क्योंकि तो आपके बेसिक क्लियर होंगे। तो बेसिक पर हम बहुत बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको खबर और उसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताएंगे। चलिए पहली खबर लेते हैं। पहली खबर है लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ। तो लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से जुड़ी हुई खबर है। डेजर्टिफिकेशन को लेकर एक रिपोर्ट है इसरो की, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का नाम क्या है? डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। तो कहीं ऐसा भी आ सकता है कि एटलस केवल दे दे कि इसरो ने हाल ही में एटलस जारी किया है। इस रिपोर्ट के नाम में ही है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। रिपोर्ट क्या कहती है? 2018-19 में डिग्रेडेड लैंड का आंकड़ा 97 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा था। ठीक है, यह एरिया देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 29.7% है, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 2003-05 में यही आंकड़ा था 94 मिलियन हेक्टेयर का। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 सालों में डिग्रेडेड लैंड में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है? 94 मिलियन हेक्टेयर से 97 मिलियन हेक्टेयर से भी अब ज्यादा हो गया। 15 सालों में लैंड डिग्रेडेशन में बड़ा इजाफा हुआ है। लैंड डिग्रेडेशन बोलते किसको हैं? बहुत सिंपल है कि भूमि की उत्पादकता जब कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेड कर गया है। एटलस डॉक्यूमेंट में डेजर्टिफिकेशन की बात है, जैसा कि रिपोर्ट के शीर्षक से ही आपको पता चल रहा था। डिग्रेडेशन की भी बात है और डिजर्टिफिकेशन की भी बात है। तो डेजर्टिफिकेशन के आंकड़े क्या कहते हैं? 2003 से 5 के दौरान करीब 81.48 मिलियन हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये आंकड़ा भी ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसरो के इस रिपोर्ट में डिग्रेडेड लैंड और डिजर्टिफिकेशन दोनों में इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा 2018-19 में हो गया है करीब 83.69 मिलियन हेक्टेयर, यहां 81.48 मिलियन हेक्टेयर। मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ा है। इलाके ध्यान पर रखिएगा। राजस्थान, मरुस्थलीकरण की बात हो रही है। राजस्थान तो आपको पता है, मरुस्थलीकरण अगर के आंकड़े बढ़े हैं तो राजस्थान होगा उसमें। लेकिन महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कभी कभार स्टेटमेंट में ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं पीटी की परीक्षा में, तो ध्यान पे रखना होगा कि वहां ये ना लगे कि महाराष्ट्र कैसे डिजर्टिफिकेशन का शिकार हो सकता है। तो प्रभावित जो राज्य हैं उसमें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है। ठीक, रीजन क्या होता है? वर्षा, सरफेस रन ऑफ, मतलब सतह पर जो पानी किसी भी वजह से बह रहा हो उसकी वजह से, और सॉइल कवर इससे हट जाता है। जैसे बादल फटने की घटनाएं आप जानते होंगे, बादल फटने से क्या होता है? वो सारा सॉइल कवर को हटा देता है। तो इन सब चीजों से डेजर्टिफिकेशन बढ़ती है। इसका मतलब ये सारी वजहें डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए सबसे बड़े कारण के तौर पर। अगली खबर देखते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट मतलब वेस्ट जो होता है, वेस्ट प्लास्टिक की बात हो रही है, उसके मैनेजमेंट की बात हो रही है। संशोधन नियम है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से एक रूल लागू होगा, अब उसमें अमेंडमेंट किया गया है। वो रूल कौन सा है? 2016 में एक रूल लागू किया गया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, इसी में चेंज हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें सिंगल यूज के प्लास्टिक, सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है, जैसे आप पानी की बोतल यूज करते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो जिस बोतल में आप पीते हैं उसको बाद में क्रश कर देते हैं, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। उसके इस्तेमाल पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। रूल्स में चेंज इसी के लिए हुए हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक क्या हुआ? जिसका एक बार इस्तेमाल हो सके, सीधी सीधी बात है, जैसे कि बॉटल हो गया, पानी की बॉटल हो गया, प्लास्टिक ग्लासेस हो गए, ठीक है, कैरी बैग हो गए। अभी जो रूल है, मतलब जो अमेंडमेंट के पहले 2016 वाले रूल के हिसाब से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर फिलहाल बैन है। माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोमीटर को ही हम माइक्रोन कह देते हैं, पॉलिथीन की मोटाई नापते हैं। तो 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर फिलहाल बैन है। और चेंज क्या हुए हैं ये देख लेते हैं। चेंजेस जो हुए हैं उसके हिसाब से 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। 3 डेट है बेसिकली इसमें, ये ध्यान रखिए कि 30 सितंबर 2021 यानी आपके एग्जाम से ठीक पहले 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद होगा। 1 जुलाई 2022 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, आयात यानी इंपोर्ट, भंडारण यानी स्टोरेज और बिक्री यानी सेल पर बैन लग जाएगा। और तीसरा जो डेट है वो है दिसंबर 2022, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर दिसंबर 2022 से बैन लग जाएगा। तो 3 चरण समझ लीजिए, 3 जो डेट हैं, सितंबर 2021 75 माइक्रोन से कम, 1 जुलाई 2022 से मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टोरेज और सेल पर बैन, और दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर बैन लगेगा। ठीक है, इसमें पॉलीस्टाइरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन कमोडिटीज भी प्रतिबंध के दायरे में। मोटे तौर पर अगर आप समझेंगे तो जैसे आप ईयरबड इस्तेमाल करते हैं तो ईयरबड के दोनों तरफ कॉटन लगे होते हैं, लेकिन बीच वाला जो पार्ट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है बेसिकली। तो ईयरबड्स हो गए जिसमें प्लास्टिक की डंडियां होती हैं, गुब्बारों के लिए जो प्लास्टिक की डंडियां इस्तेमाल की जाती हैं, प्लास्टिक के झंडे हो गए, 15 अगस्त को आप देखते होंगे प्लास्टिक के ही झंडे बहुत सारे बिकते हैं, आइसक्रीम की डंडियां, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। इनफैक्ट आप जो शादी ब्याह में जाते हैं, जिन कप्स में खाते हैं, जिन ग्लासेस में पानी पीते हैं, वो भी इस पॉलीस्टाइरीन के इस्तेमाल से बनी होती है। ठीक है, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर भी बैन लगाने की बात है। तो ये मोटे तौर पर महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, किस लिए ये पैक्ट होगा? जाहिर सी बात है, प्लास्टिक पैक्ट है तो प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कौन कौन से संगठन आए हैं? इसमें 2 संगठन हैं, CII और WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इन दोनों संगठनों ने मिलकर एक पैक्ट लाने की कोशिश की है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। इसी साल सितंबर में ये पैक्ट लॉन्च होगा। इंपॉर्टेंट बात है, एशिया में अपनी तरह का यह पहला पैक्ट होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग जाहिर सी बात है कि जब प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करना है तो सबसे ज़्यादा जोर कहाँ होगा? रिसाइकलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है इसमें। प्लास्टिक प्रबंधन के लिए किन किन लोगों को आना होगा? सरकार, NGOs और जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो ये पैक्ट क्या करता है? व्यवसायों को, सरकार को और NGOs को एक मंच पर ले आने का काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को यह पैक्ट सपोर्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा EPR, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका जो फ्रेमवर्क है उसको ये पैक्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। EPR क्या है? EPR का मतलब समझिए कि जब प्लास्टिक का हम निपटान करते हैं तो निपटान कई तरीके से कर सकते हैं। एक ऐसा निपटान भी हो सकता है जिससे पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान हो जाए, लेकिन जब हम पर्यावरणीय ढंग से प्लास्टिक को इस तरह से निपटाते हैं, निपटान करते हैं, डिस्पोजल करते हैं कि रिसाइकलिंग तक की, यानी पर्यावरणीय ढंग से चीज़ों को सोच समझकर रिसाइकलिंग तक की जिम्मेदारी लेते हैं, तब जाकर ये कहलाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये पैक्ट कारगर साबित होगा, जाहिर सी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट। चलिए अगली खबर क्या है, KVIC खादी विलेज यानी खादी ग्राम उद्योग आयोग, KVIC के प्लास्टिक मिश्रित पेपर को पेटेंट मिला है। तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एक तो KVIC इंपॉर्टेंट है, खादी ग्राम उद्योग आयोग है। आयोग है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये बना कैसे है, ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है मतलब संसद ने एक्ट के जरिए, संसद के एक्ट के जरिए KVIC बना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात। प्लास्टिक मिश्रित पेपर को पेटेंट मिला है, देखते हैं पेटेंट किसे मिला है, किस संस्थान को मिला है। आपने सुना होगा प्रोजेक्ट रीप्लान के बारे में, REPLAN, ठीक है। इसका पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट रीप्लान का मतलब क्या हुआ, RE से हो गया रिड्यूसिंग, PL से हो गया प्लास्टिक, और N से हो गया, PLA से हो गया प्लास्टिक और N से हो गया नेचर। मतलब हुआ रीप्लान, प्रोजेक्ट रीप्लान हो गया रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, प्रकृति से प्लास्टिक के प्रदूषण को हटाना। ठीक, तो प्रोजेक्ट रीप्लान को किसने डेवलप किया है, KVIC ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट रीप्लान को। और प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर को KVIC द्वारा डेवलप किया गया है, प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर, इसे पेटेंट मिला है। पेटेंट के लिए सर्टिफिकेट किस संस्था, कोई ना कोई संस्था जो इस पर काम करे उसी को मिलेगा। तो जयपुर में एक संस्था है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, इसे सर्टिफिकेट दिया गया है पेटेंट का। ठीक है, और प्रोजेक्ट रीप्लान की बात क्यों कर रहे हैं, KVIC ने ये जो पेपर डेवलप किया है ये प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत किया है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। इस प्रोजेक्ट के तहत एक प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर तैयार किया गया, उसको पेटेंट मिला है। ये महत्वपूर्ण बात है। जयपुर की संस्था कौन सी है, कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। आइए आगे बढ़ें। प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर से क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉल्यूशन कम होगा, प्लास्टिक का जो कचरा है उसको कम करने में मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी, ऐसे पॉलीथीन को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है। जब हम लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन, इस पेपर में इस्तेमाल हुआ है हाई डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन और लो डेंसिटी वेस्ट पॉलीथीन। ठीक है, इन दोनों को जब हम पेपर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो रिसाइकल के लायक हो जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। लागत में भी इससे 34% तक की कमी आएगी। जो ऐसे पेपर बनाते हैं और प्लास्टिक मिक्स्ड पेपर बनाते हैं, दोनों की लागत में अंतर है। ये उत्पाद, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पेपर है इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, KVIC इसी पेपर की मदद से अब क्या कर रहा है, कैरी बैग, लिफाफे आदि बना रहा है। आपने देखा होगा शुरू में एक कैरी बैग की तस्वीर भी थी। ये प्रोडक्ट पॉलिथीन कचरे के सही इस्तेमाल की तरफ एक बेहतर पहल है। आपको मैंने बता दिया है प्रोजेक्ट रीप्लान किसने शुरू किया, KVIC ने, और KVIC ने ही प्रोजेक्ट रीप्लान के तहत ये पेपर भी बनाया। रीप्लान का मतलब भी आपको पता है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट के तहत प्लास्टिक कचरे को क्या किया जाएगा, डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था सांविधिक निकाय है KVIC, मतलब यह हुआ कि संसद के एक्ट के द्वारा बना हुआ है। और उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और दूसरे उद्योगों को बढ़ावा देना, ये खादी ग्राम उद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो KVIC के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते रहिए। पहला कि संसद के एक्ट से बना है, सांविधिक निकाय है।
दूसरा इसका मकसद जानिए कि ग्रामीण क्षेत्र इसका फोकस है और वहां खादी और बाकी उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मकसद है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जहां से क्वेश्चन हिट कर सकता है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और याद रखना है। 4 और वेटलैंड्स रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। 4 वेटलैंड्स कौन कौन से हैं? इसमें 2 हैं गुजरात से 2 हैं और 2 हैं हरियाणा से। गुजरात के जो वेटलैंड्स शामिल हुए हैं उसमें थोल झील सेंचुरी और वाधवन वेटलैंड है, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये 4 हैं। रामसर साइट्स का दर्जा मिला है अभी हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जाकर भारत में रामसर साइट्स की संख्या पहले 42 थी, अब 46 हो गई है इन चारों के मिलने के बाद। और सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट्स के बारे में बात करिएगा तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स हैं। ध्यान रखिए, गुजरात में अब जो 2 रामसर साइट्स हुए हैं, इसके बाद गुजरात में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 3। इसके पहले नल सरोवर था जो 2012 में बना था, अब ये 2 बन गए तो गुजरात में हो गए टोटल 3, ठीक है। यहां लिखा भी हुआ है गुजरात में रामसर साइट्स की संख्या अब 3 हो गई है। नल सरोवर या नाल सरोवर दोनों मिलता है हर जगह। नाल सरोवर या नल सरोवर बर्ड सेंचुरी को 2012 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। सुल्तानपुर और भिंडावास, जो भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं वो सुल्तानपुर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश में भी सुल्तानपुर है, लेकिन ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? हरियाणा में है, गुड़गांव के आसपास है। सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा के सबसे पहले रामसर स्थल हैं, मतलब यही दोनों घोषणा हुई है और इसी से शुरुआत हुई है वेटलैंड की हरियाणा में। भिंडावास झील के बारे में जानती? भिंडावास झील वन्यजीव अभयारण्य, ये पूरा नाम है इसका, भिंडावास झील वन्यजीव अभयारण्य। ये हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? भिंडावास झील जो है, ये एक जो वेटलैंड है वो मानव निर्मित वेटलैंड है, पहली चीज ये जाननी है, ठीक। और यहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत सारी वल्नरेबल जो स्पीशीज हैं उनके लिए अनुकूल स्थान है, लेकिन है मानव निर्मित आर्द्रभूमि, ये ध्यान रखना है। हर वेटलैंड की खासियत होती है, वहाँ कुछ खास प्रजातियां मिलती हैं, जैसे भिंडावास में इजिप्टियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पलस फिश ईगल और ब्लैक बेलेड टर्न की उपस्थिति है, ठीक है। हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हैं, हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क हैं। अब गुजरात की थोल झील के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर मौजूद है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आपने कई बार सुना होगा। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? आर्कटिक से लेकर और हिंद महासागर तक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो उनका एक पाथ बना हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना है कि इंडिया तक आते हैं, एशिया तक आते हैं, कई देशों में जाते हैं, उनका एक पाथ है, उसी पाथ को बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इसमें करीब 30 कंट्रीज हैं और ये जो गुजरात की थोल झील है ये इसी पाथ पर पड़ती है, ठीक है। 1912 में गायकवाड़ के शासन में सिंचाई के लिए इस झील को बनाया गया था। थोल झील को 1912 में बनाया गया था और ध्यान रखना है कि थोल झील बेसिकली एक कृत्रिम झील है, ठीक है। सिंचाई के लिए ही बनाया गया था, बाद में उसको बर्ड सेंचुरी के तौर पर डेवलप कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थोल झील के बारे में है कि थोल झील को लेकर एक कंसिडरेशन चल रहा है इको सेंसिटिव जोन बनाने की, मतलब ESZ बनाने की बात, इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात चल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है थोल झील के बारे में, ठीक है। थोल झील में क्या क्या मिलता है? व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सोशिएबल लॉपिंग, कॉमन पोचर्ड, लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूज, इन सब की उपस्थिति है। आर्द्रभूमियों का महत्व आप जानते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पारितंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सर्विसेज देते हैं, फूड, जल, वाटर रिचार्ज, ये सारी सर्विसेज जो हैं, और सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं। ये सब सर्विसेज हमको वेटलैंड से मिलता है
ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा। एक वाधवन को लेकर इंपॉर्टेंट बात है कि वाधवन जो जगह है, वाधवन लेक और का एरिया जिसको वेटलैंड अभी घोषित किया गया, उसका नाम वाधवन कैसे पड़ा? वो पड़ा है भगवान जो जैन तीर्थंकर हैं, 24वें जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर के नाम पर। एक वहाँ कहावत है, मान्यता है, कहानी है कि वहाँ पर कोई मैन ईटर था जो लोगों को खा लेता था। उस जगह का नाम था अस्थिग्राम, और अस्थिग्राम का मतलब हुआ विलेज ऑफ बोन्स। ठीक है, तो वहाँ महावीर भगवान गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, हृदय परिवर्तन कराया, और इसलिए वर्धमान से होते होते इस जगह का नाम क्या हो गया है? वाधवन हो गया है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण किगाली अमेंडमेंट कह लीजिए, किगाली एग्रीमेंट कह लीजिए। अभी अभी किगाली समझौते के रेटिफिकेशन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है इंडिया में, इसलिए किगाली एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बनने की गुंजाइश बनती है। और जहां किगाली समझौता आ गया वहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपने आप आ जाएगा। मोटे तौर पर एक लाइन ध्यान रखिए कि किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ अमेंडमेंट है। ठीक है, 8th अमेंडमेंट जब हुआ प्रोटोकॉल में तो वो किगाली समझौता था। और हुआ क्या, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में यह समझौता हुआ था। ठीक है, आप सीधे सीधे समझिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू हुआ किस लिए? ओजोन में जो ओजोन की परत है उसको जब नुकसान पहुंचने लगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस थे उन पर कंट्रोल करने के लिए एडॉप्ट किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, जो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। ठीक, सी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह किसको एडॉप्ट किया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, और ये हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन बाद में देखा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। फिर ये हुआ कि भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब जो किगाली समझौता है वो बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कंट्रोल करने की बात करता है, और उसका टारगेट है 2040 से 50 तक, मतलब 40 के दशक तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में करीब करीब 80 से 85% तक की कमी ले आना। भारत के भी उसमें टारगेट्स हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कभी कभी सीधे बन जाते हैं कि किगाली समझौता किससे संबंधित है, और कभी कभी कथन में आ जाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से जुड़ा हुआ था, इसी में बदलाव हुआ, जैसा मैंने बताया कि अमेंडमेंट हुआ, और किगाली एग्रीमेंट 2019 में लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए किगाली एग्रीमेंट 2019 में लागू हुआ। भारत अब किगाली समझौते के रेटिफिकेशन को भारत ने अब जाकर मंजूरी दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है भारत ने रेटिफिकेशन को मंजूरी दी, और जैसा मैंने बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली समझौता निहित है, उसी का पार्ट है। अब होता क्या है, ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, पता है आपको, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे, और औद्योगिक रसायनों से ओजोन परत को खतरा पहुंचता है, उसका क्षरण होता है, उससे वृद्धि होती है क्षरण में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के लिए आया कि ओजोन परत के का क्षरण हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, और अगर वो नुकसान, वो छेद जिसको ऐसे कह देते हैं लेमन में, दरअसल उसकी डेंसिटी कम हो जाती है उस लेयर की, तो पराबैंगनी किरणों से कैंसर जैसी बीमारियां पनपती हैं और पूरी दुनिया में एक कोलाहल मच सकता था। 1987 में इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर आया, उस पर सहमति बनी। ये ध्यान रखिए, 5 साल बाद 1992 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर बना। कभी कभी टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ 2 टाइमलाइन है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी और 1992 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेंबर बना। ठीक उसी तरह 2019 में किगाली एग्रीमेंट पर सहमति बनी, लागू हुआ, लेकिन भारत अब जाकर 2021 में भारत की कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि किगाली को हम रेटिफाई करेंगे, अनुसमर्थन करेंगे उसका। ठीक, अब 1992 में जब भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सदस्य बना तो देश में उसके लिए क्या हुआ है, कुछ रूल्स लागू होंगे, और रूल्स क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, ये इस समय इंडिया में लागू है। जाहिर सी बात है, 92 में बना तो उसके लिए रूल्स आए, रूल्स का नाम क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स।
भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के से जुड़े सारे टारगेट्स पूरा कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कथन में आ सकता है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सारे टारगेट्स पूरा कर लिए हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ODS यानी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के चरणबद्ध नियंत्रण पर जोर है। एक तरह का और सवाल बनता है, इसको मैं थोड़ा विस्तार में इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे सवाल आपको याद होगा, फोम वाला सवाल आ गया था यूपीएससी में, पीटी में। तो मुख्य ODS कौन कौन से हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, इस पर सवाल बन सकता है। ध्यान रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारे मुख्य रूप से ODS हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं। ऐसा नहीं कि CFC के अलावा अगर हेलोन आ जाए तो आप उस पर टिक नहीं करिए, तो इसको एक ध्यान से रखिएगा। CFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सब इंपॉर्टेंट ODS हैं। ठीक है, शुरुआत में HFC को माना गया था जो अल्टरनेटिव के तौर पर, जैसा मैंने बताया। CFC की जगह क्या किया गया, शुरुआत में नॉन ओजोन डिप्लेटिंग ऑल्टरनेटिव माना गया। ठीक है, और 2016 में किगाली अमेंडमेंट के जरिए HFCs उत्सर्जन की चरणबद्ध कमी का लक्ष्य बनाया गया। ठीक, क्या है टारगेट? HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में 80 से 85% तक की कमी का लक्ष्य है 40 के दशक तक, यानी 2049-50 तक भी होगा तो 40 का दशक काउंट होगा। किगाली समझौते के संबंध में भारत 4 चरण में काम करने वाला है। इसका भी टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, 2032, फिर 5 साल 2037, फिर 5 साल 2042 और फिर 5 साल 2047, यानी आजादी के ठीक 100 साल बाद। टारगेट क्या है? किगाली एग्रीमेंट के अंडर कि इंडिया 80 to 85% HFC पर कंट्रोल करेगा, लेकिन 2032 तक का टारगेट है 10%। 2032 से 5 साल जोड़ दीजिए, 37 में टारगेट है 20%। 2037 से फिर 5 साल जोड़ दीजिए, टारगेट है 30%। लेकिन 42 से 47 जब 5 साल जोड़ेंगे तो 30% से ये टारगेट 80% तक चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इसको नोट रखिए। HFC के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जैसे ODS के प्रमुख स्रोत हैं, वैसे HFCs के भी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के भी तो मुख्य स्रोत होंगे। वो हैं रेफ्रिजरेटर हो गए, AC हो गए। आपने सुना होगा ना कि AC की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेटर जितना इस्तेमाल होगा ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, विशेष तरह के फोम्स हो गए जिस पर सवाल आया था, एरोसोल प्रोपेलेंट्स हो गए, ये सब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के मुख्य स्रोत हैं। चलिए अब अगली खबर क्या है? भारत में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा इसको भी। तेंदुओं और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़े किसने जारी किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने आंकड़े जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तेंदुओं और बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2014 से 18 यानी 5 साल के दौरान तेंदुओं की संख्या में रिमार्केबल डिफरेंस आया है, 63% तक संख्या बढ़ी है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 2014 से 18 तक 63% तक तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर सवाल में आ जाए कि तेंदुओं की संख्या को बढ़ाने में प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं। आपको लगेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर का तेंदुओं से क्या मतलब है, लेकिन तेंदुओं की संख्या के बढ़ने में प्रोजेक्ट टाइगर ने वाकई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आ जाए तो सही टिक कीजिएगा। ठीक है, तेंदुओं की संख्या में जो इजाफा हुआ है उसमें प्रोजेक्ट टाइगर की भूमिका है। ठीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर घास भूमियों तक पाए जाते हैं लेपर्ड्स। आपको पता है लेपर्ड्स कहाँ नहीं पाए जाएंगे? थार का मरुस्थल में क्या लेपर्ड्स पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। और एक ये ध्यान रखिए कि सुंदरबन के जो मैंग्रोव्स हैं वहां भी इनकी मौजूदगी नहीं है। ठीक, तेंदुओं की ऊंचाई, हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम बनते हैं, PCS वगैरह में बन सकता है, अदरवाइज UPSC में तो नहीं बनना है। 45 से 80 सेंटीमीटर तक इनकी ऊंचाई होगी। लंबाई 100 से 190 सेंटीमीटर होगा। मादाओं का गर्भकाल जो होता है वो 3 से 3.5 महीने यानी 90 से लेकर
105 दिन तक तेंदुओं के मादाओं का गर्भकाल होता है। ठीक है, एक डिफरेंस यहां सिर्फ मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, हो सकता है कभी किसी सवाल में टकरा जाए। चीता और तेंदुए को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चीता के चेहरे पर घुमावदार काली धारियां होती हैं, ये चीते की पहचान है। ठीक है, चीतों के शरीर पर चित्ते जो होंगे वो गोल होंगे या फिर अंडाकार होंगे, लेकिन तेंदुओं के शरीर पर जो चित्ते होंगे, जो स्पॉट्स होंगे, उनका कोई आकार निश्चित नहीं होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बाइफरकेट होगा? जाहिर सी बात है, आप जानते हैं चीता से ज्यादा कोई तेज नहीं दौड़ सकता, तो चीते की जो स्पीड होती है लगभग 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, जबकि तेंदुओं की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ठीक है, अब अगली एक खबर है अर्थ ओवरशूट डे। बहुत चर्चा में रहता है अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे इस बार 29 जुलाई को मनाया गया था, 29 जुलाई 2021 को। ये 2021 की बात हो रही है। ठीक है, किसने मनाया? कौन सी संस्था है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इसने उसको लीड किया। 29 जुलाई 2021 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अर्थ ओवरशूट डे हर साल एक ही तारीख या किसी खास दिन को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? एक विशेष तरह की गणना होती है। फर्ज कीजिए कि आपको 10 केजी आम दिया गया है और वैलिडिटी दी गई है कि आपको ये आम जब आप खत्म करेंगे तो फिर से मैं 10 केजी आम आपको दे दूंगा। ठीक, आपने आम खाना शुरू किया, आज से 6 महीने के भीतर या 8 महीने के भीतर आपने 10 केजी आम खा लिया। अब आपको फिर से 9वें महीने में 10 केजी आम मिलेगा। इसी तरह प्रकृति हमें कुछ रिसोर्सेज देती है। ठीक है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल हम करते करते जब उसको खत्म कर देते हैं, मतलब हमारा जो डिमांड है और प्रकृति द्वारा जो सप्लाई है, हमारा डिमांड जब प्रकृति के सप्लाई से ऊपर हो जाएगा, हम उस रिसोर्स को खत्म कर देंगे। उस दिन से उसी दिन अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा। मतलब जिस दिन आपको 10 केजी आम आप खा चुके होंगे और अगला 10 केजी का खेप मिलेगा, उसी दिन मनाया जाएगा क्या? ओवरशूट डे। ठीक है, उसको मैंगो ओवरशूट डे कह लीजिए, ये अर्थ ओवरशूट डे। तो आप समझ गए कि किसी खास तारीख को क्यों नहीं मनाया जाता है अर्थ ओवरशूट डे। एक विशेष तरह की गणना होती है, और विशेष तरह की गणना क्या है कि प्राकृतिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग, ध्यान पे रखना है, नेचुरल बात हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। प्राकृतिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग किसके द्वारा? इंसानों द्वारा। जब आपूर्ति से ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति होगी जिसमें अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाएगा। जिस दिन यह उपभोग सीमा के पार हो जाता है, ठीक है, जिस दिन 10 केजी आम खत्म हो जाता है, उपभोग सीमा के पार हो गया, उसी दिन क्या होगा? अर्थ ओवरशूट डे हो जाएगा। अब अर्थ ओवरशूट डे के बीच गैप होगा। मान लीजिए आपको और आपके दोस्त को 10-10 केजी आम दिया गया था, उसने 6 महीने में खत्म किया, आपने 8 महीने में खत्म किया, तो आपका जो ओवरशूट डे होगा वो उसका 2 का गैप होगा 8 महीने, उसका होगा 6 महीने। ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम कार्बन उत्सर्जन कम कर दें, पेड़ कम काटे, तो जाहिर सी बात है 29 जुलाई के बदले हो सकता है 29 अगस्त को खत्म होता हमारा, तो 29 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे हो जाता। तो क्या करना है कि कम कार्बन उत्सर्जन करना है, और इससे अर्थ ओवरशूट डे, 2 अर्थ ओवरशूट डे के बीच का गैप बढ़ जाएगा, मतलब अवधि बढ़ जाएगी। और जब ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे और ज्यादा पेड़ काटेंगे तो वो गैप कम हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के इस खास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लगी होगी। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पिछले पूरे साल के जितने करंट अफेयर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी के हैं और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं, उनको इसी तरह से कंपाइल करें, शॉर्ट करें और आपको दें, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको सहूलियत हो जाए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।